ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारन में। चलिए मैं फिर हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा साइंस प्रैक्टिस सेट 54। अभी तक आपने 53 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसके झा रेलवे साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए क्योंकि इन सभी का पीडीएफ मैं वहीं प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा कथन सत्य है ये हमको बताना है। कार का त्वरण शून्य होगा, कार का वेग शून्य होगा, कार का त्वरण निरंतर बदलता रहेगा कि कार का वेग निरंतर बदलता रहेगा। देखिए, अगर कार समान चाल से चल रही तो उसका त्वरण तो शून्य नहीं होगा, वेग तो ऑब्वियसली शून्य नहीं होगा, और कार का त्वरण निरंतर बदलता रहे ये नहीं, कार का वेग जो है यानी कि स्पीड वो क्या होगा, निरंतर यानी बदलता रहेगा। यानी कि अगर 30 होगा तो 40 होगा तो 50 होगा। अगर एक समान सीधी सड़क है यानी कि एकदम बढ़िया पिच है तो बढ़िया पिच पे क्या होगा, आप भी अगर बाइक वगैरह चलाते होंगे तो स्पीड को आप मेंटेन करते हैं, स्पीड को कंटिन्यू बढ़ाते चले जाते हैं तो वेग को क्या करते हैं, निरंतर बदलता रहेगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो घर्षण द्वारा कार्य हम लोग घर्षण द्वारा किया गया कार्य का क्षय नहीं होता, क्या होता है, क्योंकि बल्कि मान लीजिए किसी वस्तु को, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ठीक है, ये एक ज़मीन पर रखा हुआ, आप अगर इसे ठेल रहे हैं तो नीचे क्या होगा, एक घर्षण पैदा होगा। क्या पैदा होगा, नीचे एक घर्षण पैदा होगा। वो क्या होता है, वो तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, आप देखिएगा ना, घसीटिएगा तो स्पार्क, लकड़ी हो चाहे किसी पिच पे किसी भी चीज़ पे आप खींचिएगा तो एक चिंगारी टाइप का होता है, तो वो क्या होता है, उसी तापीय ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, थोड़ा तबीयत सही नहीं लग रहा। देखिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु को किसी सतह पर हम लोग खींचते हैं या लुढ़काते हैं तब स्पर्श करती हुई सतह जो होता है ना, इसके मध्य क्या पैदा होता है, घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है जो वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है। आप इधर खींचिएगा तो वस्तु के विपरीत दिशा में क्या करता है, वो कार्य करता है। घर्षण द्वारा किए गए कार्य क्षय न होकर पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित हैं, यानी किससे संदर्भित है ये हमें बताना है। तो भूकेंद्र पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द इसी से संबंधित है कि पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम को ही भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द से संदर्भित करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रबर के टायरों व सड़क मार्ग के बीच घर्षण गुणांक 0.25 है। 20 मीटर त्रिज्या के वक्र पर बिना पलटे कार चलाया जा सकने की अधिकतम चाल क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे म्यू का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, यहीं लिख देते हैं। म्यू बराबर 0.25 दिया है, आर बराबर यहाँ पे 20 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्या एक फॉर्मूला होता है, घर्षण बल और अभिकेंद्रीय बल प्रदान करने वाला जो चीज़ होता है तो वो फॉर्मूला होता है म्यू एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बट्टा आर। ठीक है, यहाँ से m कट जाएगा। ठीक है, ये वी स्क्वायर हमको चाल ही लगेगा, ये इधर आके क्या गुना हो जाएगा, म्यू आर जी। तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट
म्यू आर जी, यानी कि अंडर रूट म्यू आर जी कर देंगे तो हमारा आंसर, म्यू का वैल्यू हमारे पास कितना दिया 0.25, तो कहाँ लिखूँ, यहाँ गुना करता हूँ मैं, 0.25 गुना आर का वैल्यू दिया है 20 मीटर तो 20, और स्मॉल जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर, तो 9.8 मीटर यहाँ पे दिया है, तो ये हो गया 9.8 मीटर। अब जब उसका हम गुना करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 दूना 0.25 और इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 दूना 50, यानी कि 5 हो जाएगा। 5 और 9.85 को गुना करेंगे तो 8 5 40 के 0, हाथ में 4 पन्नों 45, अब 45 और 5 45 और 4 49, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 49, यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। तो 7 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दाब कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। थ्रस्ट को ही परनोद भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब परनोद का भी प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या होता है, दाब होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टीफन का विकिरण नियम क्या होता है? तो स्टीफन का विकिरण नियम होता है E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होता है, यदि आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा तथा उसका ताप T केल्विन है तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, T के पावर 5। तो यहाँ से एक और चीज़ निकलता है, E बराबर सिग्मा T के पावर 5। सिग्मा क्या होता है, ये स्टीफन कांस्टेंट होता है। इसका वैल्यू भी पूछ सकता है। इसका वैल्यू मैं आपको बता दूं, इस स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन 4, यानी K4। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के भिन्न माध्यम व ध्वनि के चाल के बारे में, आप सही दिख रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है? सही या गलत बताना है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये तो सही है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती है और आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर पर सेकेंड होती है और स्टील में ध्वनि की चाल 5960 मीटर पर सेकेंड होती है, ये भी आप जान लीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? तो हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं, कुल आंतरिक परावर्तन का, इसका तो योगदान है। हीरे का उच्च अपवर्तन सूचकांक का, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका भी है। बिखराव का, डिस्पर्सन का, इसका भी है। हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक, लो, इसका नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? ठीक है, F बराबर क्या है, 20 सेंटीमीटर, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर। U क्या है, अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी, तो माइनस का 30 सेंटीमीटर। V बराबर क्या होगा, हम जानते हैं 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। 1/F यानी 1/-V बराबर 1/-30 प्लस 1/20। ये माइनस आ जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1/30 और 1 माइनस 1/20। ठीक है, इसे हम लेंगे तो 30-20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, 30 दूने 60 और 20 दिए 60, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस उधर प्लस, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 1/, हाँ चलिए, यहाँ से हो गया 2 में से -3 गया तो -1/60, -1/60 बराबर भी 1/V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का
60 सेंटीमीटर। तो दर्पण प्रतिबिंब से की दूरी कितना हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। और ऋणात्मक चिन्ह यहाँ पे क्या दर्शाता है कि दर्पण की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो अति सूक्ष्म भाग में काट देने पर ध्रुवों की संख्या क्या हो जाएगी नॉर्थ और 2 पोल हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एम्पलीफायर का उद्देश्य क्या होता है। तो एम्पलीफायर का उद्देश्य होता है आगत संकेतों की शक्ति या धारा वोल्टेज को बढ़ाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रवर्धक उस इलेक्ट्रॉनिक युक्ति को कहते हैं जो किसी संकेत की क्या करता है शक्ति को बढ़ा देता है। ठीक है, उसी को एम्पलीफायर कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक युक्त को उसको शक्ति को बढ़ा देगा, वही एम्पलीफायर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि धातु जो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है क्या कहलाता है। तो पारा और गैलियम दोनों कहलाता है। जब 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर द्रव अवस्था में रहता है तो पारा और गैलियम दोनों कहलाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। गैलियम जो होता है प्राकृतिक में शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, लेकिन इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ता के खनिजों के अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन कीजिए। तो कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन करना है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी। तो ये सारे क्या हैं कोल गैस में उपस्थित घटक हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित रहता है। तो पेट्रोलियम में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सभी। यानी कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर ये सभी क्या होते हैं पेट्रोलियम में उपस्थित रहते हैं। पेट्रोलियम कच्चा तेल या धातुक तेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। H2S हवा में जलता है और H2 और SO2 देता है। उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 SO2 और SO3 देता है। क्या होता है यानी कि ये दोनों सही है। असर्शन एक ये भी सही है कि H2SO को हवा में जलता है तो H2 और SO2 देता है, और उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन Fe2O3 और SO2 और SO3 देता है। तो ए और बी क्या हो जाएगा दोनों सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है उष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट जो है ये देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि तरल अवस्था में डैश तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। यानी कौन से अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। कैल्शियम, पारा, हीलियम, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन जो है वो तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसे स्टार मार्क लगा लीजिए। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, समुद्री जल में ब्रोमीन जो है लवण के रूप में 0.006% मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो साधारण ताप पर गहरे लाल बादामी रंग के द्रव के रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। यानी आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता। अर्धचालक, कुचालक, सुचालक, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु जो होता है वो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अर्धचालक जो होता है ना, अर्धचालक की विद्युत चालकता से कम किंतु अचालकों से अधिक होता है, इसके कारण। ठीक है, लेकिन ये जो है मिश्र धातु है ये तो मिक्स होता है ना, तो मिक्स होने के बाद ये आसानी से क्या नहीं होता है ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांच के निर्माण में निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो कांच के निर्माण में सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी। तो सिलिका, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये सभी जो है कांच में उपयोग किए जाते हैं। सिलिका और ऑक्सीजन और सिलिकॉन के योग से बनता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया डैश उत्पादित करती हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया क्या पायस, क्षार, अम्ल, अघुलनशील लवण। तो जो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है अघुलनशील लवण को उत्पादित करती है।
तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत होता है? तो केला जो है विटामिन बी का अच्छा स्रोत होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर विटामिन ए की हम बात करें तो गाजर, पपीता, पका आम में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। और विटामिन सी की अगर हम बात करें तो आंवला, नींबू, टमाटर, हरा मिर्च, खट्टा फल में विटामिन सी पाया जाता है। अगर हम विटामिन डी की बात करें तो सूरज के प्रकाश, मछली के तेल, पनीर इत्यादि में विटामिन डी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति ए बी और ओ रक्त वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है। सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाता है या किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न एक सार्वभौमिक दाता। तो देखिए, ए बी जो वर्ग वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ठीक है, किसी से भी ले। ये क्या होता है? सर्वग्राही रक्त समूह होता है, यानी किसी से भी ले सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है? तो ये 0.1 सेकेंड तक बना रहता है। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदनता 0.1 सेकेंड तक ही बना रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो वासेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वासेक्टोमी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक पृथ्वी पर वातावरण मुख्य रूप से बना था NH3CH4H2S से, NH3H2SO2 से, या NH3CH4O2 से, या CH4H2SO2 से। देखिए, प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण जो मुख्य रूप से बना था NH3CH4 और H2S से बना था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, या उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो ये क्या होता है? ऊर्जा प्रवाह के बारे में उत्पादक बराबर उपभोक्ता और अपघटक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वैसे जो भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहा जाता है। और वैसे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। और उत्पादक एवं उपभोक्ता के मरे हुए शरीर को अपघटित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, उसके बाद अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।